एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के ज्योग्राफी और इसका जो आपकी सेकंड बुक का जो चैप्टर नंबर 7 है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और टर्म 2 के एग्जाम के लिए यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं। तो जो भी शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से वो आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है। इस वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों तरह के क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, तो वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखनी है, अच्छे तरीके से सब कुछ समझना है। तो देखिए चैप्टर जो है खनिज और ऊर्जा संसाधन पे है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि खनिज क्या है या फिर खनिज से क्या अभिप्राय है, खनिज किसे कहते हैं। कई किसी भी लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए खनिज क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में हम इसे देख सकते हैं। ये प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है, यानी कि प्राकृतिक रूप से मिल जाता है, ठीक है। लेकिन इसका जो वितरण है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से, कहीं पे खनिज ज़्यादा हो सकते हैं, कहीं पे कम हो सकते हैं, ठीक है। इसका वितरण असमान है, ये आपको याद रखनी है। इसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है और खनिज जो होते हैं प्रकृति में अनेक रूप से पाए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हीरा है। हीरा कैसा होता है? कठोर होता है। यहीं पर अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ चूने की, तो चूना जो है वो कैसा होता है? मुलायम होता है। यानी कि अलग अलग रूपों में, ठीक है, प्रकृति में खनिज अलग अलग तरीके के मिलते हैं। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं खनिज को हम किस प्रकार से देख सकते हैं। तो खनिज को हम मेनली वैसे 3 प्रकार में बांटते हैं, पर जो तीसरा प्रकार है ऊर्जा संसाधन वगैरह वो हम सेपरेट टॉपिक में पढ़ेंगे, तो उसको यहाँ नहीं देखेंगे। इसको हम ये देखेंगे कि खनिज को हम मेनली 2 हिस्सों में बांट के पढ़ेंगे। एक तो है हमारा धात्विक खनिज जिसमें धातु वगैरह आ जाती है, और एक है अधात्विक खनिज, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं सबसे पहले धात्विक। तो धात्विक खनिज को भी हम 2 हिस्सों में बांटेंगे। पहला हिस्सा वो जिसमें लौह युक्त खनिज होते हैं, यानी जिसमें लोहे के गुण आपको मिलेंगे, लौह युक्त होता है। दूसरा आपका है अलोह, ठीक है। इसमें लोहा नहीं मिलेगा, जैसे कि तांबा बॉक्साइड वगैरह होता है, लोहे वाले में लोहा मैग्नीज वगैरह होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा जो है अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अधात्विक खनिज की। तो इसमें हम देखते हैं ईंधन वाले खनिज, जैसे कि कोयला ईंधन के रूप में यूज किया जाता है, पेट्रोलियम को हम ईंधन के रूप में यूज करते हैं, प्राकृतिक गैस, ठीक है, ये भी हम ईंधन के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा माइका हो गया, चूना, पत्थर, ग्रेफाइट, ये सब आ जाएगा अधात्विक खनिज में। तो ये आपको पता होने चाहिए। तो बेसिक देखिए खनिज, ये क्या खनिज होते हैं ये आपसे नहीं पूछा जाएगा पेपर में। ये जरूर पूछा जा सकता है कि धात्विक खनिज में क्या आता है, अधात्विक खनिज में क्या आता है, कौन कौन से खनिज शामिल है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है। खनिजों की विशेषता, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसे देखो क्या होती है इसकी विशेषता। तो खनिज जो होते हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में असमान रूप से वितरित होते हैं। यानी कि आप देखोगे कि कुछ क्षेत्र में कुछ खनिज ज्यादा हैं, कुछ क्षेत्र में खनिज है ही नहीं, कुछ जगह पे बहुत कम है, तो असमान रूप से मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सब जगह एक ही तरह से मिल जाए। और इसकी एक और खास बात है, ये आप बिल्कुल दिमाग में एकदम बिठा लो, ये अच्छा पॉइंट है, मतलब ये आपको लिखना जरूर है पेपर में आए तो। खनिजों की गुणवत्ता यानी इसकी जो क्वालिटी होती है और इसकी जो मात्रा होती है यानी इसकी जो क्वांटिटी होती है, इसके बीच में प्रतिलोम संबंध होता है, यानी अपोजिट संबंध होता है। एग्जाम्पल देखो, शायद आपको ये लाइन समझ में नहीं हो, मैं आपको फिर से समझाता हूँ कि खनिज की जो गुणवत्ता होती है, जो क्वालिटी होती है, और उसकी जो मात्रा होती है, उसके बीच में उल्टा संबंध है। तो जैसे एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, जो बहुत अच्छी क्वालिटी के खनिज है, बहुत अच्छी क्वालिटी के, ठीक है, वो क्या होंगे? वो कम मिलेंगे। और जो कम गुणवत्ता वाले यानी थोड़े कम क्वालिटी वाले या बेकार क्वालिटी वाले आप समझ लो, वो ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे समझना था, ये इनके बीच में उल्टा संबंध होता है। जैसे मैं आपको फिर से समझाता हूँ, जो बहुत अच्छे खनिज होंगे अच्छी क्वालिटी के, वो संख्या में क्या मिलेंगे? हमेशा कम होंगे। और जो बहुत मतलब जो अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे वो हमेशा क्या होंगे? जो बेकार आप समझ लो, वो संख्या में ज्यादा होंगे। समझ में आ गया होगा आपको? आगे देखते हैं। सभी खनिज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। ये भी याद रखना है कि ये खनिज जो होते हैं ये समाप्त हो जाते हैं, इसीलिए हमको इनका इस्तेमाल जो किया जाता है, इसका जो इस्तेमाल वो बिल्कुल सोच समझ के करना चाहिए, ठीक है। भूगर्भिक दृष्टि से इन्हें बनने में एक बहुत लंबा समय लगता है, इसलिए इनको संरक्षित करना, इसको बचाना बहुत जरूरी होता है। इनका कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हें दोबारा जरूरत पे उत्पन्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे पढ़ा ना हमने कि इसको बनने में बहुत लंबा समय लगता है, हजारों साल लग जाते हैं। तो ऐसे में इसको दोबारा से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ खनिज की विशेषताएं हो जाएंगी जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे पेपर में। अगला क्वेश्चन देखिए, तांबे के लाभ बताइए। भारत के 4 मुख्य तांबा क्षेत्रों के बारे में आपको उल्लेख करना है। देखिए तांबे का प्रयोग आपने देखा होगा, जो कॉपर होता है वो बिजली की जो मोटरें होती हैं उसके अंदर मिलता है आपको, ट्रांसफार्मर वगैरह जो होते हैं
ठीक है, उसके अंदर दिखता है। जनरेटर जो होते हैं उसके अंदर मिलता है, यानी इसका इस्तेमाल जो होता है ये बिजली की मोटर में, ट्रांसफार्मर में, जनरेटर में यहाँ पे किया जाता है। तांबा एक अपरिहार्य धातु है। अपरिहार्य का मतलब यहाँ पे कंपलसरी, मतलब ये समझ लो एक ऐसी धातु है जिसके बिना मतलब बहुत सारे काम नहीं हो सकते हैं, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट आप इसको मान लो, ठीक है, जिसके बिना काम ना चले, इस तरीके की धातु है ये। इसके बाद क्या है, तांबा एक मिश्र धातु योग्य आघात वर्धनीय धातु है। ठीक है, मिश्र धातु यानी कि इसको अलग अलग धातुओं में मिलाकर इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, मिश्र धातु बनाया जा सकता है। और आघात वर्धनीय का मतलब ये होता है यहाँ पे, जैसे मान लो कोई धातु है, उसको चोट करके, उसको कूट कर, उसको पीट कर, चपटा करके उसको अलग आकार में अगर हम परिवर्तित कर देते हैं, अगर वो हो जाता है तो उसको आघात वर्धनीय कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप तांबे को, कॉपर को लोगे, उसे आप हथौड़ी से ठोकोगे तो आप देखोगे वो चपट जाता है, चपटा हो जाता है, यानी जिस शेप में आप उसे डालना चाहोगे वो उस तरीके का हो जाता है। तो इसलिए इसको आघात वर्धनीय धातु भी कहा जाता है। ये कंपलसरी है, बहुत जगह यूज होता है इसका। सोने के आभूषण, यानी जो सोने के जो गहने वगैरह होते हैं उसको मजबूती देने के लिए तांबा उसमें मिलाया जाता है। ठीक है, तांबे का मिश्रण किया जाता है, क्योंकि तांबा जो होता है मजबूत होता है और सोने को ये मजबूत कर देता है उसके गहनों में अगर उसको मिलाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिए, पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, रिपीट होने के चांस ज्यादा होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के 4 मुख्य तांबा क्षेत्र बताइए जहां पे तांबा पाया जाता है। तो देखिए, झारखंड में सिंहभूम जिला, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। ये मैप में भी कई बार आ जाते हैं। मान लो आपसे एक ब्लैंक मैप दे देंगे और बोल देंगे बताइए तांबे वाले क्षेत्र, आपको ABCD कर देंगे, इस तरीके से दे देंगे, आपको पहचानना होगा ए पे कौन सा क्षेत्र है, बी पे कौन सा क्षेत्र है, इस तरीके से। तो झारखंड का सिंहभूम जिला, मध्य प्रदेश की बात करें MP का तो बालाघाट जिला, राजस्थान में बात करें झुंझुनू, अलवर और खेतड़ी, ये तीनों मतलब फेमस है। खेतड़ी आपके NCERT में नहीं दिया हुआ है, लेकिन खेतड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, इसे याद रखना है। यहाँ पे राजस्थान में ये सबसे ज़्यादा फेमस है तांबे के लिए, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करें तो गुंटूर जिला, हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, ये मेन नहीं है, लेकिन ये ऊपर के जो 3 है ये मेन है, यहाँ पे मिलता है। ठीक है, इसके अलावा ये भी आ जाता है। तो ये 4 आपको क्षेत्र याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है कि मैंगनीज के लाभ बताइए। भारत के 4 मुख्य मैंगनीज क्षेत्रों का उल्लेख करो। तो देखिए, मैंगनीज जो होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है जो लौह अयस्क होते हैं, अयस्क में से जब लौह वगैरह निकाला जाता है तो उसमें प्रगलन किया जाता है, उसको एक टेम्परेचर पे लाके तपाया जाता है, उसको गलाया जाता है, तो इस काम में मैंगनीज आता है। ठीक है, ये एक कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग लौह मिश्र धातु या विनिर्माण में भी किया जाता है। ठीक है, लौह की मिश्र धातु बनाने में, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग होती है, कोई चीज़ बनाई जाती है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए, इसके क्षेत्र पूछे जाते हैं, मैप में भी पूछे जा सकते हैं, याद रखना। तो खनन क्षेत्र की बात कर लेते हैं। उड़ीसा राज्य में, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये मेन राज्य हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा जो मैंगनीज का उत्पादन होता है वो उड़ीसा में होता है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे फिर कर्नाटक और फिर महाराष्ट्र और फिर अन्य राज्य। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, उड़ीसा में जैसे मेन मैंने आपको स्टेट बता दिया, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इसके अंदर उड़ीसा में भी बहुत सारे क्षेत्र है जहाँ पे ये मैंगनीज का उत्पादन होता है, तो वो सारे भी आप अगर याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। कर्नाटक में भी ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं, लेकिन मेन आपके सामने ये है कि आपको स्टेट पता होने चाहिए, मैप में भी पूछा जा सकता है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। और ये लाइन तो बिल्कुल आप एकदम स्टार मार्क कर रखा है मैंने, ताकि आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है कि उड़ीसा जो है वो मैंगनीज के मामले में सबसे नंबर 1 उत्पादक राज्य में आता है, सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भारत में खनिजों का संरक्षण क्यों जरूरी है, हम उनका संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। अब देखिए, शुरू में मैंने आपको बताया था कि खनिज जो है वो असमान रूप से वितरित है, कहीं कम कहीं ज्यादा। ठीक है, तो ऐसे में इसका संरक्षण हमें इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि ये मतलब ये समाप्त होने वाली, आप मान लो इसे चीजें हैं। ठीक है, समाप्त हो जाएगी तो फिर इसका दोबारा से इसको कम समय में नहीं बनाया जा सकता, इसको हजारों लाखों साल लग सकते हैं इसको बनने में, एक लंबा समय लगता है, इसलिए इसका संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। खनिज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, भूगर्भिक दृष्टि से इनको बनने में एक बहुत लंबा समय लगता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसको संरक्षित रखना चाहिए। आवश्यकता के समय तुरंत इसको पुनर्भरण नहीं किया जा सकता। मान लो अगर जरूरत पड़ जाए, उस समय में अगर खनिज संसाधन आपने खत्म कर रखे हैं तो दोबारा नहीं बना लोगे इतनी जल्दी, क्योंकि उसमें लंबा समय लगेगा। सतत पोषणीय विकास और आर्थिक विकास के लिए खनिजों का संरक्षण करना जरूरी है। सतत पोषणीय विकास का मतलब यहाँ पे है कि हमें आज जो चीजें मिल रही है वो तो यूज करनी है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों का भी ध्यान रखना है, कहीं उसके लिए खत्म ना हो जाए। तो इस चीज को ध्यान में रख के हमें इसका संरक्षण करना बहुत जरूरी है।
ठीक है, इसके लिए ऊर्जा के हमें कैसे मतलब संरक्षण कर सकते हैं, कुछ हमें वैकल्पिक स्रोत यानी कि कुछ दूसरे स्रोत पे ध्यान देना पड़ेगा, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तरंग या भूतापीय ऊर्जा, इनका प्रयोग किया जा सकता है। जब इनका प्रयोग किया जाएगा तो जाहिर सी बात है खनिजों पे निर्भरता थोड़ी थोड़ी कम होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है, ये भी आपको याद रखना है। खनिजों को सूझबूझ से तथा मितव्ययता से यानी कंजूसी से, कंजूसी का मतलब यहाँ पे बचा कर, ठीक है, सूझबूझ से बिल्कुल दिमाग लगाकर और कम से कम प्रयोग करना चाहिए ताकि मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा रहे वो, और वर्तमान आरक्षित भंडारों का लंबे समय तक प्रयोग किया जा सके। ठीक है, हमें इस तरीके से इसका यूज करना है। और देखो एक पॉइंट इससे रिलेटेड कि खनिजों का संरक्षण निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, अभी आपने जो पॉइंट पढ़े हैं उससे भी बन जाएगा। ठीक है, उससे भी आपका आंसर बन जाएगा, लेकिन ये 3 पॉइंट आप और अलग से ध्यान रखना। देखो खनिज जो है वो निश्चित और सीमित मात्रा में है, ठीक है, कम मात्रा में है, जबकि इनका उपयोग जो है वो समय के साथ बढ़ रहा है। सतत पोषणीय विकास और आर्थिक विकास के लिए खनिजों का संरक्षण बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो पीढ़ी है, आज के समय हम यूज़ कर रहे हैं वर्तमान में, वो तो यूज़ हो, लेकिन आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनके लिए भी खनिज बचा रहे, ये संसाधन बचे रहे। तो इसलिए इसका संरक्षण करना जरूरी है। फिर क्या है कि देश में खनिजों का असमान वितरण है, कुछ भागों में खनिज अधिक है तो कुछ भागों में सीमित मात्रा में है। तो इस नज़रिए से भी मतलब इसका ध्यान रखना है, इसका संरक्षण करना जरूरी है। तो ये कुछ पॉइंट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन में है सतत पोषणीय विकास की चुनौती के लिए आर्थिक विकास की चाह का पर्यावरणीय मुद्दों में समन्वयन आवश्यक है, कथन को स्पष्ट करो। देखो सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या है, आप ये समझ लो, यानी ऐसी चीजें, ऐसे संसाधन जो सीमित मात्रा में है, जो खत्म हो गए तो वो दोबारा नहीं बनेंगे या फिर हजारों लाखों साल बाद बनेंगे। तो ऐसे संसाधनों को हमें बिल्कुल बचा के रखना है ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल कर सके। इस चीज को हम सतत पोषणीय विकास के रूप में देखते हैं। समझ में आया होगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कहते हैं ना कि पीने योग्य पानी जो है वो कम है, पानी तो वैसे पृथ्वी में बहुत ज्यादा है, लेकिन पीने योग्य पानी जो यूज में लाने वाला पानी है वो काफी कम है। तो ऐसे में क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है, पानी अंधाधुंध इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले कुछ वर्षों बाद, 100 साल, 200 साल, 300, 500 साल बाद पानी की कमी होने लग जाए, तो वो जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनके सामने ये संसाधन का अकाल पड़ जाएगा। तो ऐसे में क्या कहते हैं कि पानी का हमें सही यूज करना चाहिए, यानी उसको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए बचा रहे। ये हो गया। ऐसे ही आपने पेट्रोल वगैरह के बारे में सुना होगा कि ये भी सीमित मात्रा में है, इसका भी हमें, इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कई सारे संसाधन हैं जिसको हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो वही है इसमें। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, आंसर देखिए ध्यान से। सतत पोषणीय विकास भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों के संरक्षण पर जोर देता है, यानी भावी पीढ़ी के लिए संसाधन को बचा के रखो, ठीक है। और संसाधनों का संरक्षण भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और दूसरी चीज़, आज के समय में विकास की दौड़ में हम संसाधनों का खूब दुरुपयोग करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि भाई ये चीज़ आने वाले समय में ख़त्म हो सकती है, ठीक है, आज नहीं खत्म होगी, 100-200 साल, 400 साल बाद खत्म होगी, लेकिन हम सोचते नहीं है उसके बारे में, ठीक है। इससे क्या है, हम बस विकास देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि भावी पीढ़ी को क्या नुकसान होगा। तो ऐसे में एक बैलेंस बनाना जरूरी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सतत पोषणीय विकास की चुनौती के लिए आर्थिक विकास की चाह, हम बस आर्थिक विकास चाहते हैं हम केवल आज के समय में, ठीक है। और पर्यावरण को कितना पोल्यूशन फैला रहे हैं, क्या समस्या दे रहे हैं, इसके बारे में हम ज़्यादा सोचते नहीं है। ऐसे में पर्यावरणीय मुद्दों के बीच में समन्वय होना जरूरी है, एक बैलेंस बनना जरूरी है, क्योंकि संसाधनों का तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके कारण ये संसाधन जो है आने वाली पीढ़ियों के लिए समाप्त हो सकते हैं। ऐसे में कुछ अन्य विकल्प पे हमें ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि हम सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं, पवन ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। ऐसे स्रोत पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, ये कहने का मतलब है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ऊर्जा संसाधन से क्या अभिप्राय है। ये पेपर में काफी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट, बिल्कुल याद रखो, रिपीटेड क्वेश्चन भी है। तो देखते हैं, ऊर्जा संसाधन जो होते हैं हमारे, उसके बारे में देख लेते हैं। ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है, ठीक है, कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में ऊर्जा संसाधन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिए जैसे हम खाना पकाते हैं तो उसके लिए भी आप, जैसे आप गैस का यूज़ करते हो, एलपीजी गैस, तो वो भी एक तरह से आपका ईंधन या ऊर्जा के रूप में ही है, ठीक है। रोशनी करनी है, बिजली चाहिए, तो वो भी आपके लिए एक एनर्जी या ऊर्जा संसाधन के रूप में देख सकते हो। गाड़ियों को चलाने के लिए आपको पेट्रोल या बैटरी से चलाते हैं, जिससे भी चला रहे हैं, तो उसके संचालन के लिए भी क्या है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। उद्योगों में मशीन चलानी है, उसके लिए भी हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो ऊर्जा की जरूरत हमें हर काम में पड़ती है। और ऊर्जा का उत्पादन जो है वो ईंधन खनिजों से होता है। जैसे कि ईंधन खनिज किसे कहते हैं हम, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, यूरेनियम हो गया, ठीक है, तथा बिजली हो गया, ये सारी चीज़ें। तो
ये पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिए। आगे देखते हैं ऊर्जा की आवश्यकता क्या होता है कि कृषि के कामों में, उद्योग में, परिवहन में, अर्थव्यवस्था में, हर जगह हम देखेंगे तो ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। अब ऊर्जा के जो संसाधन होते हैं इसको भी हम दो हिस्सों में बांट के देख सकते हैं। एक तरफ तो वो हैं जो परंपरागत, जो मतलब एक ट्रेडिशनल तरीके से चलाए जा रहे हैं, आप सभी इसको जानते हैं। जैसे आप देखते हैं कोयले का इस्तेमाल ईंधन के रूप में बहुत लंबे समय से हो रहा है। पेट्रोलियम आप देखते हैं इसका भी इस्तेमाल हो रहा है, प्राकृतिक गैस वगैरह, ये बिल्कुल मतलब ट्रेडिशनल है, परंपरागत स्रोत कहते हैं, ठीक है। ये समाप्य है, यानी कि ये एक लिमिटेड संख्या में है, ठीक है। हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों के बाद ये खत्म हो जाए, ये चीजें लुप्त हो जाए, ठीक है। इसीलिए इसको अनवीकरणीय भी कहा जाता है, इसको समाप्य संसाधन भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी तरफ है अपरंपरागत, इसको नए संसाधन के रूप में हम देख सकते हैं। इसको नवीकरणीय कहा जाता है, ये समाप्त नहीं होंगे। जैसे कि सौर ऊर्जा, आप देखते हो सौर ऊर्जा से क्या करते हैं, बिजली वगैरह बनाते हैं। पवन ऊर्जा, इसका आपने देखा होगा टरबाइन लगा के पवन चक्कियों के जरिए भी बिजली वगैरह बनाई जाती है। जल विद्युत, जैविक, ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा, ये सब अनवीकरणीय है। तो ये क्या होते हैं, इससे रिलेटेड आगे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आपको वहां पे समझा देता हूँ, ठीक है। तो उसको यहाँ पे ये याद रखना है कि दो हिस्सों में बांटते हैं। अब इन दोनों हिस्सों के बीच में अंतर क्या है, इससे भी एक क्वेश्चन बन जाता है। ये आपके सपोर्टिंग मटेरियल में क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो आपके सामने क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि बताइए परंपरागत ऊर्जा के परंपरागत या अपरंपरागत जो संसाधन है उनके बीच में क्या अंतर है, या अनवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधनों के बीच में क्या अंतर है, या समाप्य असमाप्य संसाधनों के बीच में अंतर क्या है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपके सामने कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है ना परंपरागत और गैर परंपरागत, इसको हम अपरंपरागत भी कह सकते हैं, ठीक है। साधनों में क्या अंतर होता है ये आपको बताना है। तो ऊर्जा के जो परंपरागत साधन है, जिसमें अभी हमने क्या पढ़ा था, कोयला वगैरह, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये एक तो लिमिटेड है, कम संख्या में है। दूसरा इससे पॉल्यूशन भी होता है। लेकिन ये दूसरे वाले हैं, ये संख्या में काफ़ी है, मतलब इसमें कोई ख़त्म होने की कोई समस्या नहीं है, ये ख़त्म नहीं होने वाले। और इससे पॉल्यूशन भी नहीं होता है, ये भी फ़ायदा है। लेकिन हम यूज़ किसका करते हैं, इस वाले परंपरागत वाले का। तो यही हमको समझना है, इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। चलिए देखते हैं। ऊर्जा के परंपरागत साधन और ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन, दोनों को ध्यान से समझिए। देखिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जो लंबे समय से प्रयोग में हैं, हम लंबे समय से इसको यूज करते आ रहे हैं। ये प्रकृति में तय, यानी ये एक लिमिटेड या फिर आप सीमित कह सकते हो, सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। एक बार खत्म हो गए तो बहुत लंबे समय में बनेंगे, हजारों लाखों साल लग सकते हैं इसको बनने में, ठीक है। ये क्या है, ये गैर नवीकरणीय, इसको रिन्यू नहीं किया जा सकता, इसको दोबारा से यूज में नहीं किया जाता, खत्म होता है तो वो खत्म ही हो जाता है, ठीक है। इन साधनों का वितरण जो है वो बहुत ही असमान है। आप देखते हो कि कुछ जगह पे पेट्रोलियम के संसाधन है, कुछ देशों में, बाकी देशों में नहीं है, ठीक है। कुछ जगह पे कोयला है तो कुछ देशों में कोयला नहीं मिलेगा। तो इस तरीके के ये असमान रूप से पृथ्वी पे हम देखते हैं वितरित है। ये साधन पर्यावरण अनुकूल नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था आपको इससे पॉल्यूशन होता है, ठीक है। पर्यावरण का जो प्रदूषण होता है उसमें बड़ी भूमिका ये निभाते हैं। इसके उदाहरण में है कोयला, पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल वगैरह, ये सब है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये हम परंपरागत रूप से यूज करते आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे संसाधन जो अपरंपरागत हैं, या इसको गैर परंपरागत कह सकते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए ये जो है, जो हाल ही में प्रयोग में आए हैं, अब इसका थोड़ा थोड़ा प्रयोग शुरू हो चुका है। इन स्रोतों को प्रयोग करने को उपाय तथा तकनीक पहले दोनों नहीं थे। पहले इसके बारे में ना तो जानकारी होती थी, एक तो जानकारी भी नहीं थी, दूसरा इसकी तकनीक वगैरह नहीं पता था। किसी को थोड़ी पता था कि हवा से भी बिजली बना लेंगे, या सौर ऊर्जा मतलब सूर्य के से मिलने वाली ऊर्जा को हम बिजली में परिवर्तित कर सकते हैं, ये चीज़ें नहीं पता होती थी शुरू में। तो ये नवीकरणीय होते हैं। इसकी संख्या अगर हम देखें, इसकी मात्रा देखें, तो मतलब इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, बहुत मात्रा में आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता। सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये बोलेंगे हम कि ये पर्यावरण को स्वच्छ रखता है और इससे कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं होता, ये पर्यावरण हितैषी है, ठीक है। ये साधन अपेक्षाकृत अधिक समान रूप से वितरित हैं, सभी जगह समान रूप से मिल जाएंगे। इनके उदाहरण हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है क्या है वो आपको पता होना चाहिए, और इसलिए आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल याद रखना है, ये पेपर में आता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पवन ऊर्जा पर टिप्पणी करें। अब एक एक टॉपिक को देखते हैं। देखिए आपने कभी सोचा होगा कि क्या हवा से मिलने वाली जो ऊर्जा होती है उसका इस्तेमाल भी बिजली वगैरह बनाने में या किसी अन्य काम में किया जा सकता है? नहीं,
आज से 200-400 साल पहले कोई ये चीज़ें सोचता नहीं था, लेकिन बाद में इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हुई तो इसका इस्तेमाल भी किया जाने लगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है इसमें। पवन ऊर्जा पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का असमाप्य स्रोत है, यानी ये एक ऐसा स्रोत है ऊर्जा का जिसमें कोई प्रदूषण नहीं होता है और ये कोई खत्म होने वाली चीज़ नहीं है, नेचुरल है। हवा चलती है उसी से ये बनाई जाती है। ठीक है, कैसे होता है देखो, जब हवा चलती है तो पवन की जो गतिज ऊर्जा होती है, यानी हवा की जो गतिज ऊर्जा होती है, उसमें टरबाइन, एक गोल घूमने वाली टरबाइन मशीन लगा दी जाती है, उसके माध्यम से वो गोल घूमता है और उससे बिजली बनाई जाती है। आपने देखा होगा पवन चक्की वगैरह, आप यूट्यूब वगैरह पे देखना, आपको मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से होता है और वो हवा से घूमता है। उसमें एक टरबाइन मशीन लगी होती है जो घूमती है, हवा से ये चक्की घूमेगी तो वो मशीन घूमेगी और उससे फिर क्या होता है, बड़े लेवल पे विद्युत बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है। लेकिन एक चीज़ याद रखें, ये बहुत ही महंगा स्रोत है। ये जो इसको लगाने का जो खर्चा आता है वो बहुत ज़्यादा आता है, तो आम आदमी इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, इसको छोटे लेवल पे जरूर करा जा सकता है, सरकार चाहे तो इन सब चीज़ों को कर सकती है। सम्मार्गी पवन, पछुआ पवन, मानसून वाली पवन, ठीक है, हवा, ये ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है, इनका किया गया भी और किया जाता है। इसके अलावा जो स्थानीय हवा होती है, स्थलीय या जलीय पवन होती है, उससे भी क्या होता है, बिजली पैदा की जा सकती है, उसको भी इस्तेमाल में लाके बिजली पैदा की जा सकती है। भारत में पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, यहाँ पे सही परिस्थिति है, यहाँ चाहे अगर तो यहाँ पे ये किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत पर टिप्पणी लिखो, या भारत में अपरंपरागत ऊर्जा के 5 स्रोतों के बारे में बताइए, या फिर जो असमाप्य संसाधन होते हैं उसके बारे में बताइए। ये सारे के सारे आपको पता लग रहा होगा, अभी जस्ट हमने पढ़े थे। ठीक है, ये वही है, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, डिटेल में जानते हैं। ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत के बारे में अगर हम देखें तो इसमें पवन ऊर्जा आ जाता है, सौर ऊर्जा आ जाता है, ज्वारीय ऊर्जा आ जाता है, भूतापीय ऊर्जा आ जाता है, जैव ऊर्जा आ जाता है, ये सब आ जाता है अपरंपरागत। पहले नहीं जानते थे इसके बारे में लोग, इसका इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन अब तकनीक और जानकारी होने के बाद इन चीज़ों का भी प्रयोग में लाया जा रहा है। ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत से के इस्तेमाल से पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जा सकता है। अगर इसको प्रयोग में किया जाए तो पर्यावरण जरूर पॉल्यूशन से मतलब मुक्त हो सकता है। ठीक है, भारत में विभिन्न राज्यों में इनकी काफ़ी संभावनाएं भी है, अलग अलग राज्यों में देखा जाए तो। अब समझते हैं थोड़ा और डिटेल में। देखो, पवन ऊर्जा के बारे में देखते हैं कि भारत में किस जगह पे पवन ऊर्जा को एक संसाधन के रूप में यूज़ कर सकते हैं या फिर इससे बिजली बनाई जा सकती है। तो राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, यहाँ पे परिस्थिति बिल्कुल अनुकूल है, यहाँ चाहे तो इसका इस्तेमाल करके बिजली वगैरह बनाई जा सकती है। ठीक है, अगर हम भारत के पश्चिमी भागों में देखें, गुजरात और राजस्थान में, तो यहाँ पे सौर ऊर्जा के लिए ज़्यादा संभावनाएं देखने को मिलती है। भारत के तट वाले क्षेत्र में देखें, जहाँ पे तट होते हैं, समुद्र तट वगैरह, तो वहाँ पे ज्वारीय ऊर्जा जो होती है उससे बिजली बनाना या फिर उससे अन्य काम करना की संभावनाएं हैं। हालांकि ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन इससे किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा को देखें तो फिर हिमालय वाला जो प्रदेश होता है, जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होता है, वहाँ पे इसकी संभावनाएं हैं। और जैव ऊर्जा का देखें तो ये ग्रामीण और नगरीय दोनों जगह पे इसको देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, ये आपसे पूछा जाता है पेपर में। जो भी आपके पेपर में ज़्यादा आते हैं, रिपीट होते हैं बार बार, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, तो ये आपको ध्यान से देखने हैं। अब बात करते हैं जैव ऊर्जा की परिभाषा देते हुए इसके लाभ बताओ। जैव ऊर्जा का संभावित स्रोत है, भारत जैसे विकासशील देश में ग्रामीण एवं शहरी जीवन को बेहतर बना सकता है। ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन में दे रखे हैं 2 क्वेश्चन, ध्यान से देख लो एक बार इस क्वेश्चन को। इसका क्या होगा आंसर, इसको समझते हैं। जैव ऊर्जा आप समझते हैं कि आज के समय में, आपको पता हो शायद या ना पता हो, जो कूड़ा करकट होता है, जो घर से निकलने वाला कचरा होता है, उससे भी बिजली बनाई जा सकती है। ठीक है, और जो घर से निकलने वाला जो कूड़ा करकट होता है उससे खाद भी बनाई जा सकती है। इससे क्या है, अगर इसका कूड़े का सही निपटारा कर देते हैं तो, और बिजली या खाद वगैरह कुछ बना देते हैं इससे, तो उससे क्या है कि पर्यावरण में पॉल्यूशन वगैरह कम होता है। वही चीज़ आपको जैव ऊर्जा में बतानी होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, जैव ऊर्जा उस ऊर्जा को कहा जाता है जिसे जैविक उत्पादों से प्राप्त किया जाता है। जैसे कि आप देखते हो कि कचरा जो होता है, कृषि से निकलने वाला जो कचरा है, या नगर पालिका का जो कचरा होता है जो जमा करता है नगर पालिका, या उद्योगों से निकलने वाला जो कचरा है, या फिर अन्य जो कचरा होता है, ये सब इसमें शामिल होता है। इन सब को रिसाइकल करके या फिर इसको दोबारा से मतलब मशीनीकरण के तहत इससे एनर्जी या ऊर्जा बनाई जा सकती है। ठीक है, तो देखें, जैव ऊर्जा परिवर्तन का एक संभावित स्रोत है।
विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा और खाना पकाने के लिए गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी आप सोचो कि जो कूड़ा करकट होता है उसके माध्यम से क्या क्या बनाया जा सकता है। इससे बिजली बनाई जा सकती है, इससे ताप ऊर्जा बनाई जा सकती है, ताप ऊर्जा के रूप में यूज़ किया जा सकता है। इससे खाना पकाने की जो गैस होती है उसके रूप में भी इसको परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये इससे काम हो सकते हैं। यह विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक जीवन को भी बेहतर बनाएगा। अगर ये चीज़ें अपनाई जाने लगी तो ये ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक जीवन को बेहतर बनाएगा। ठीक है, और पर्यावरण से जो पॉल्यूशन है वो भी कम होगा, क्योंकि कचरे को इधर उधर फेंक दिया जाता है, नुकसान होता है। लेकिन अगर उसी कचरे का यूज़ होने लग जाए तो वो कचरा घटेगा भी और उससे बिजली वगैरह बनाएंगे, मतलब अलग उसका यूज़ किया जा सकेगा, तो पॉल्यूशन भी उससे क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इससे ये गाँव वगैरह में अगर ये चीज़ें यूज़ होने लगे शहरों में तो आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और जलाऊ लकड़ी, जो ज़्यादातर लकड़ियों का यूज़ होता है, वो चीज़ें भी कम हो जाएगी, क्योंकि फिर लोग इन कचड़े से बनी हुई जो गैस के रूप में जो बनती है उसका यूज़ कर पाएंगे एक ईंधन के रूप में, हम ये भी कह सकते हैं। नगर पालिका कचड़े को ऊर्जा में बदलने वाली एक ऐसी परियोजना चल रही है इस समय में दिल्ली में जो ओखला क्षेत्र है, यहाँ पे कूड़े से बिजली वगैरह बनाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट था, अच्छा क्वेश्चन था, ये पेपर में पूछा जा सकता है। हालांकि भारत में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन इसमें संभावना है कि अगर इस तकनीक को अपनाएं तो आने वाले समय में इससे हो सकता है बहुत कुछ। और एक और पॉइंट याद आ रहा है मुझे कि कूड़े कचड़े से आपने देखा, वो न्यूज़ में आया था कुछ दिन पहले कि मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं। ठीक है, वो मूर्तियाँ बहुत अच्छी लगती है और कोई कह नहीं सकता कि वो मतलब कचड़े से बनाई हुई मूर्तियाँ हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि उससे कचड़ा भी समाप्त हो जाएगा और मतलब कुछ सही तरीके से उसका इस्तेमाल भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले खनिज कौन से हैं? भारत में इनका वितरण कहाँ पे है? तो देखिए, नाभिकीय ऊर्जा जो होती है इसमें दो तरह के खनिज जो होते हैं वो यूज होते हैं। एक तो होता है यूरेनियम, दूसरा होता है थोरियम। दोनों इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम जो होते हैं ये धारवार जो शैल होते हैं, पत्थर होती है, चट्टान होती है, इसमें से मिलता है। ये आपको समझ में अगर ना भी आए ना तो आप इसे याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यूरेनियम जो होता है वो धारवाड़ जो शैल होती है उसमें पाए जाते हैं। और धारवाड़ शैल कहाँ पे है? तो राजस्थान के उदयपुर में, झुंझुनू में, अलवर में यहाँ पे होती है। एमपी की बात करें मध्य प्रदेश में तो जो दुर्ग जिला है यहाँ पे हो जाता है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे भंडारा जिला है, यहाँ पे मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कुल्लू में मिल जाएगा। यहाँ पे ये शैल मिल जाती है जहाँ से यूरेनियम मिलता है। दूसरा था थोरियम। थोरियम जो है अगर देखें तो वो एक ही जगह पे मिलता है भारत में, केरल में। देखें केरल में जो पुलिन तट है, जो समुद्र बीच है पुलिन, यहाँ पे जो बालू है इसमें मोनाजाइट और इलेमेनाइट होता है, इससे प्राप्त होता है ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखें। नाभिकीय ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण खनिज कौन से? दो खनिज है, एक यूरेनियम और एक थोरियम, बिल्कुल याद कर लो। यूरेनियम कहाँ पे मिलता है आपको? तो ये आपको मिलेगा राजस्थान के उदयपुर जिले में, झुंझुनू और अलवर। मध्य प्रदेश में दुर्ग में, महाराष्ट्र में भंडारा जिला में, और हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में। दूसरा क्या था? थोरियम। थोरियम कहाँ पे मिलेगा? थोरियम केवल एक जगह मिलेगा, केरल जो है उसका जो पुलिन तट है, जो समुद्र का जो बीच है, वहाँ पे मोनाजाइट और इल्मेनाइट जो बालू होता है उसमें ये जो मिलता है इसके तहत मिल जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन, भारत में पाए जाने वाले खनिजों की विशेषता का वर्णन कीजिए। भारत में खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के असमान वितरण का वर्णन करो। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि खनिज जो है वो असमान रूप से वितरित हैं। कुछ स्टेट में कुछ खनिज मिल जाते हैं, कुछ स्टेट में कुछ खनिज मिल जाते हैं, कुछ जगह पे नहीं मिलता है। ठीक है, तो असमान रूप से वितरित है, इसको समझते हैं। देखिए, भारत में अधिकांश धात्विक खनिज की अगर हम बात करें, खनिजों को हमने दो हिस्सों में बांटा था, धात्विक और अधात्विक। अगर धात्विक खनिज की बात करें तो ये प्रायद्वीप पठारी क्षेत्र में जो पुरानी प्राचीन जो क्रिस्टलीय शहर जो है वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि कोयले की अगर हम बात करें तो कोयले का 97%, 97% जो हिस्सा है वो दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी, इन इन ये जो नदियां हैं इनके घाटों में पाया जाता है, इनकी घाटियों में पाया जाता है। 97% कोयला जो है इन नदियों के घाटियों में पाया जाता है। पेट्रोलियम की बात करें तो भारत में पेट्रोलियम संसाधन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है, बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। वो भी कहाँ पे? असम, गुजरात और मुंबई, इन जगहों पे। वो भी इतना कि मतलब भारत की जरूरत भी नहीं पूरी हो सकती, हमें बाहर से पेट्रोलियम लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी लेकिन आपको याद रखना है, असम, गुजरात, मुंबई वगैरह। अधिकांश प्रमुख खनिज जो हैं वो मंगलौर से कानपुर को जोड़ने वाली जो एक काल्पनिक रेखा है इसके पूर्व में पाए जाते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट आपको याद रखने हैं यहाँ पे। और हाँ, एक ये भी है कि 3 पट्टियाँ जो हैं खनिज
यहाँ पे विस्तृत है, तो वो 3 पट्टियां भी आपसे पेपर में पूछी जाती है। अलग से क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि भारत में मुख्यतः जो 3 खनिज पट्टियां हैं उसके बारे में बताइए। तो आपको बताना है, एक तो है उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, दूसरा है दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश, तीसरा है उत्तर पश्चिमी प्रदेश। अब उत्तर जो पूर्वी है, जो नॉर्थ ईस्ट वाला है, इसमें आ जाता है झारखंड, ठीक है, उड़ीसा के पठार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, ये वाला हिस्सा आ जाता है। यहाँ पे जो संसाधन वगैरह जो मिल जाते हैं, खनिज वगैरह जो मिल जाते हैं। दूसरा है दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में आ जाता है कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु और केरल तक ये विस्तृत फैला हुआ है, ठीक है। कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, केरल, दक्षिण भारत में आप जो देखते हो यहाँ पे आपका जो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला। उत्तर पश्चिम की बात करें तो उसमें राजस्थान में जो अरावली है और जो उसके नीचे फिर गुजरात की साइड देखोगे आप, यहाँ वाला जो हिस्सा है ये इसमें आ जाता है। तो ये खनिज पट्टियां भी आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, आप इसे बहुत ध्यान से देखो, ये आपके सपोर्टिंग मटेरियल का क्वेश्चन है। इतना अगर आपने देख लिया ना वीडियो को, तो आपको ये क्वेश्चन बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत जो है वो अधिक आरंभिक लागत के बावजूद, यानी उसमें आरंभिक लागत बहुत ज़्यादा आती है लेकिन उसके बावजूद भी ज़्यादा टिकाऊ हैं, पर्यावरण के अनुकूल हैं, सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। कथन की जांच कीजिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है जिसमें कोयला, पेट्रोलियम वगैरह आता है, वो यूज़ किया जा रहा है बहुत पुराने समय से, ठीक है, परंपरागत रूप से। उससे पोल्यूशन होता है, हमने अभी पढ़ा था। लेकिन अगर हम अपरंपरागत की बात करें जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा वगैरह इस तरीके की चीज़ें आती हैं, इसकी शुरू की लागत बहुत ज़्यादा होती है लेकिन देखा जाए तो ये ज़्यादा टिकाऊ है, ज़्यादा पर्यावरण के अनुकूल है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, यहाँ तक तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा जस्टिफाई करते हैं, समझाते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ये अपरंपरागत स्रोत है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। ये सभी साधन पर्यावरण के अनुकूल हैं क्योंकि पर्यावरण हितैषी हैं, पर्यावरण में जो प्रदूषण है वो नहीं फैलाते। ये समान रूप से वितरित होते हैं, ठीक है, समान रूप से। ये अधिक आरंभिक लागत से प्रभावित होते हैं। अब देखिए, जैसे मान लो आप बिजली आप जो घर पे यूज़ करते हो वो जहाँ से भी आती होगी, लेकिन अगर आप सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने लग जाएं तो उसका जो आप पैनल वगैरह लगवाओगे तो आपको पता लगेगा कि उसका खर्चा काफ़ी ज़्यादा आता है। शुरू में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है लेकिन वो लंबे समय तक ज़्यादा टिकाऊ है और वो पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुँचाती ये चीज़ें, ठीक है। ये साधन पारिस्थितिक अनुकूल है और पवन ऊर्जा पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त है, ये हमने पढ़ाई था स्टार्टिंग में जब पवन ऊर्जा वाला क्वेश्चन करा था। महासागरीय धाराएं जो है ऊर्जा, ये भी मतलब एक आप ये समझ लो कि एक फ्री का स्रोत है, अगर इसका इस्तेमाल किया जा सके तो ये फ्री का स्रोत हो जाता है। जैव ऊर्जा ग्रामीण लोगों को आत्मनिर्भर बनाएगा। जलाऊ लकड़ी जो है, क्योंकि गांव में जो चूल्हे वूल्हे पे लोग खाना वाना बनाते थे या ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे, उससे पोल्यूशन होता था। अगर वो एलपीजी गैस वगैरह का यूज़ करने लगे तो उससे क्या होता है, वो चीज़ें कम होती है, यानी इनकी जो जलाऊ लकड़ी है उस पर निर्भरता भी इनकी कम करेगा, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट हो जाएगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं। इससे पहले जितने मैंने आपको क्वेश्चन बताए वहाँ पे सब कुछ कर चुके हैं, तो आपको ये मुश्किल नहीं लगे होंगे जरा भी। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। इस तरीके से वीडियो हमारा खत्म हो जाता है। इसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं जितने भी इस चैप्टर से बनते हैं, और ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। तो ये बिल्कुल याद करके जाना, क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएंगे, लेकिन ये है कि क्वेश्चन की थोड़ी बहुत लैंग्वेज जरूर घुमा देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से समझते हुए चलो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप के नाम से हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप उसमें जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।